नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आपके साथ आज शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 राज्य स्तरीय टेस्ट के आज के सॉल्यूशन को मैं लेकर आया हूं। मैथ्स के L2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा आज। आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए प्रयास परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अपनी सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। तो दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज शुरू करता हूं सेशन। और पहला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा या कौन से गुणधर्म सही है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक शामिल है। बिल्कुल ये बात सही है कि एक परिमेय संख्या में क्या शामिल है, पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या होते हैं, जैसे -3, -2, 0, +1, +2। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, यह कथन गलत है बंधु। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। जीरो भी एक अपने आप में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांकों में आता है जीरो भी। हाँ जी, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। बिल्कुल ये कथन सही है कि सारी की सारी भिन्न होती है, जैसे 5/7, 11/13, ठीक है, 4/9, ये सारी की सारी भिन्न होती है। ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद में इस बारंबारता बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। बंधु, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहां पे इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, x से। और x से यहां पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां पे कितना आएगा, 55 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और यहां पे कितना, 75 आ जाएगा। और यहां पे कितना, 85 आ जाएगा। और यहां पे कितना, 95। x आ गया। बंधु, कल्पित माध्य की सहायता से माध्य निकाल लें तो और आसान हो जाएगा। और कल्पित माध्य की सहायता से माध्य नहीं निकालो तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपके नहीं होगी, ठीक है। तो कल्पित माध्य की सहायता से अगर माध्य निकालूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं आपको कि a मान लेता हूं मैं 65। कितना मान लेता हूं, 65। तो यहां से स्टेप डेविएशन d निकाल लेते हैं अपन। और d होता है बंधु x माइनस ए। और 65 मान लिया तो 65 घटा लो आप इसमें से, ठीक है। हाँ जी, तो 65 घटा लो आप, तो 45, 55 माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। 65 घटाओगे माइनस का 10, ये 0 हो जाएगा। प्लस का 10 बचेगा और प्लस का 20 बचेगा। और ये प्लस का कितना बच गया बंधु, 30 बच गया, ओके। हाँ जी, अब मैं एफ डी कर लेता हूं इनसे, एफ डी। तो एफ डी का मान निकाल लेता हूं। तो माइनस का 20 इंटू 10 माइनस का कितना, 200, ओके। 25 इंटू 10 माइनस का कितना, 250। ये 0 हो ही गया। 12 इंटू 10 120, ये 200 हो गया आपके पास में। 15 × 45, ये हो गया 450। बंधु, आप एक बात बताना कि ये जो 250 और 200 है ये तो कट गए, 450 से ये 450 कट गया, ठीक है। ये प्लस का मेरे पास में समेशन एफ डी कितना आ गया, समेशन एफ डी मेरे पास में आ गया प्लस का 320। कितना आ गया, 320, ओके। देखो 200 और 120, 320 हो गया। समेशन एफ कितना है, समेशन एफ सभी बारंबारताओं का योग करना है मेरे बंधु। 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 और ये 90 और एक कितना हो गया, 100 हो गया। सभी बारंबारताओं का योग कितना हो गया, 100। हाँ जी, माध्य निकालने का सूत्र होता है a प्लस ए समेशन एफ डी। शॉर्ट मेथड से निकाला है मैंने, समेशन एफ। ए का मान है 65 प्लस में 320 बट्टे कितना, 100। और बंधु यहां से आपके पास में आ जाएगा 65 प्लस ए पॉइंट 3.20, ओके। तो ये हो जाएगा 68.2। और 68.2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। यहां से क्या होगा, राइट आंसर। यहां से एफएक्स करते तो भी आ जाता, लेकिन वो कैलकुलेशन में जाता, ठीक है। हाँ जी, एन का मान बताना है। 3 की घात 10 लिख रखी है, ओके। इस 27 को 3 की घात 3 लिख सकता हूं और ऊपर कितनी लिख सकता हूं, 2, ओके। बराबर 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूं और ऊपर घात 2 ऑलरेडी है, 3 की घात n। मेरे बंधु एक बात बताना, 3 की घात 10 गुणा 3 की घात कोष्टक के अंदर और बाहर गुणा होगी 6, 3 की घात 4 गुणा होगी 3 की घात कितनी, n। मेरे बंधु बताना, 3 की घात ये तो 16 हो गई और ये 3 की घात है 10 और 6 16 जुड़ेगी, 4 प्लस कितना हो गया, n। अब बताओ बंधु, आधार समान है तो घात समान कर दूं, 4 प्लस n बराबर 16 है। तो n बराबर तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कि जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में आपके पास में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल 0.3 होता है क्या, नहीं होता बंधु। 0.09 का वर्गमूल होता है 0.3।
0.09 का वर्गमूल 0.3 होता है। क्यों? क्योंकि इसको 9/100 लिखेंगे और 9 का वर्गमूल 3 और 100 का 10 से, और ये आता है 0 पॉइंट कितना 3। तो आप देख लो इसमें और उसमें अंतर है, इसलिए गलत हो गया। 0.9 का वर्गमूल कितना होता है? 0.9 का वर्गमूल होता है 0.948 ऐसे चलता है। ओके, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब पहला तो गलत है। पूर्णांक a के लिए a क्यूब सदैव a स्क्वायर से बड़ा होगा, ये बात सत्य है या असत्य है? किसी पूर्णांक a के लिए बंधु, b के लिए मैं आपको प्रूफ देता हूं। किसी पूर्णांक a के लिए, तो कोई पूर्णांक लेता हूं मैं, सुनना मेरी बात। पूर्णांक a के लिए तो a बराबर पूर्णांक ले लिया मैंने 3। क्या ले लिया? 3 एक पूर्णांक होता है। a क्यूब सदैव a स्क्वायर से बड़ा होगा, a क्यूब बड़ा होगा a स्क्वायर से। ये बात तो यार यहां लागू तो होती है, 3 की घात 3 बड़ी होती है 3 की घात 2 से। लेकिन मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, यही पूर्णांक में -5 ले लूं तो, -5 ले लूं तो a क्यूब बड़ा होता है क्या a स्क्वायर से? -5 का क्यूब बड़ा होगा क्या -5 के स्क्वायर से? -5 का क्यूब होता है -125 से। ये बड़ा होता है क्या 25 से प्लस का, क्योंकि -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा। और मुझे एक बात बताओ, ये बात सत्य है या असत्य है? ये बात क्या है? असत्य है। तो पूर्णांकों के लिए ये बात सदैव लागू नहीं होती। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ओके, हाँ जी। यदि a स्क्वायर का इकाई का अंक 9 है, यदि a स्क्वायर का इकाई का अंक 9 है, तो इस c को मैं प्रूफ करता हूं। a स्क्वायर का इकाई का अंक है, a स्क्वायर बराबर मैंने 49 ले लिया, क्योंकि 49 का इकाई का अंक 9 है। तो a क्यूब में अब बंधु यहां से a निकालना पड़ेगा, कितना? 7। और a 7 निकालूंगा तो a क्यूब में इकाई का अंक 7 होगा। a क्यूब में इकाई का अंक 7 का क्यूब 343 होता है। कहां हो गया भाई? नहीं हुआ। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में, यदि b विभाजित है a से, तो b क्यूब भी विभाजित होगा a क्यूब से। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। तो अपन कहेंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। इस पर्सन ने आपको सिखा दिया होगा कि ऑप्शन जो उत्तर देना है वो किसी एक में पड़ा है, बहुत आसान पड़ा है, लेकिन बाकी के बारे में आपने नहीं पता, तो इनमें उल्टा सीधा कर आगे उनको सही मत कर देना। तो बताओ, यदि b विभाजित है a से, b का मान मान लेता हूं मैं, मान लो 10, और विभाजित है किससे? a से, a का मान मान लेता हूं किससे? 5 से। तो बंधु b क्यूब, अब b क्यूब आपको करनी है, b क्यूब अगर आपको करनी है तो 10 की क्यूब 5 की क्यूब से विभाजित नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। 10 इंटू 10 इंटू 10 से, और 5 इंटू 5 इंटू 5 बिल्कुल विभाजित होगी, 8 बार भाग जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन ऑलवेज सत्य रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, यदि वह x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बच जाती है, तो 2605 का वर्गमूल निकाल लेता हूं मैं। और वर्गमूल निकालने की स्ट्रेटजी ये होती है कि दो दो अंकों के दाईं तरफ से जोड़े बना लो आप तो। ओके, और ये किसके वर्ग के नजदीक है? 5 के। तो 5 इंटू 5 25 लिख दो, घटा लो, 1 बच गया। पहली बार 5 बार भाग गया, आगे से जोड़ा 0.5 उतार लिया, ये 10 हो गया। बंधु 1 उतार लूं तो यहां भी 1 है, 2 से तो ज्यादा हो जाएगा। 101 घटा लो 105 में से, तो ये 4 सेस्पल हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो 4 सेस्पल हो गया बंधु आपके पास में। ये 4 क्या है? सेस्पल। और इस सेस्पल को आप घटा लो ताकि आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 2605 में से, 2605 में से हम क्या घटाएंगे? 2605 में से 4 घटाएंगे तो 2601 एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। सॉरी, 2601 एक क्या आएगी? पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। 4 घटा लिया तो में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाती है, x घटाने पर तो 4। तो यहां पे 4 रख दो आप, 4 इंटू 4 प्लस 7, 4 चौके 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आपके पास में कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगला बंधु, इसमें थोड़ा सा केयरफुली काम करना आपको। 2/3 की पावर बनानी है। इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं और इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और वो 2 पावर ऊपर गुणा होगी तो 2x बनाकर छोड़ेगी इनटू। इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूं,
तो 2/3 की पावर 3 है वो ऊपर गुणा होगी तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 बट्टा कितना आ गया 3। मेरे बंधु एक बात बताना कि अगर मैं इसको उल्टा करूंगा अंश और हर को तो इसकी घातें चिन्ह चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 2x है वो नीचे आएगी तो 3 की पावर -2x है, और 2 की पावर 2x है वो ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -2x है। तो 2/3 की पूरे की पावर 2/3 के पूरे की पावर माइनस की 2x हो जाएगी इंटू 2/3 की पावर ऑलरेडी पड़ी है 3x माइनस 1 है। सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, 3 से गुणा करना था तो यहां 3 और रखना। ओके, बराबर 2 बटे कितना 3। मेरे बंधु बताओ, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो 2/3 की पावर क्या बनेगी? पावर बनेगी माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस 3 बराबर 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी 1। ओके, हाँ जी, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? समान होगी। तो ये घात है और इस घात को मैं क्या कर दूं? बराबर। तो ये हो गया माइनस का 2x और प्लस का 3x, तो x माइनस 3 बराबर कितना आ गया 1। तो x बराबर यहां से कितना आ गया बंधु? 4 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है। मेरे बंधु एक बात बताऊं मैं, ऊपर तो दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये देखो ऊपर वाला नीचे वाला तो कट गया, तो 1/a माइनस बी बच गया। ए का मान आपके पास में 11 है और बी का मान कितना है 9, और 11 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी के किस मान के लिए बहुपद का एक गुणनखंड ये है। तो बंधु x बराबर यहाँ पे क्या रख दो? 1 रख दो, और x बराबर 1 रखोगे तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 गुणा 1 और माइनस के बराबर शेष फल क्या आएगा? 0। तो बंधु 5 बराबर कितना आ जाएगा? के। इसका मतलब के का मान कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, n एक प्राकृत संख्या है तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? n एक प्राकृत संख्या है तो n बराबर प्राकृत संख्या 1 हो सकती है, और n बराबर प्राकृत संख्या कितनी हो सकती है? 2। ऐसे चलेगी। मेरे बंधु एक बात बताना कि मैं यहां से 1 रखूंगा तो ये 9 की घात 2 माइनस 4 की घात कितनी होगी? 2, और ये वैल्यू देगा 81, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। 81 में से 1 गया 80, 80 में से बंधु आपके पास में 15 गया तो कितना बचेगा? सॉरी 70, 65, तो ये 65 आ गया। ठीक है, n का मान 2 रखूंगा तो 9 की घात 2 दूनी कितनी? 4, और 4 की घात भी 2 दूनी कितनी? 4, 9 की घात 4 बंधु 81 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 81 का स्क्वायर, तो 81 इंटू 81 कितना आएगा आपके पास में? 8 अंटे 64, सॉरी 1 इंटू 1 1, और ये 8 8 16, 8 अंटे 64 और 1 65 है, तो 65 61 आ जाएगा आपके पास में, माइनस से 4 का स्क्वायर 16 256, और ये अल्टीमेटली हमारे पास में आ गया 5, तो ये बच गया 5 में से 5 गया 0 बच गया, और 3 6305। ये दो वैल्यू तो हमारे पास में n का मान रखने पर आ गई। ये सदैव किससे विभाजित होगा बंधु? 5 से तो विभाजित हो रहे हैं, बिल्कुल 5 से तो विभाजित है। हाँ जी, 13 का भाग जाता है क्या? 13 पंजो 65 इसमें तो जाता है। हाँ जी, 13 का भाग इसमें जाता है क्या? सॉरी 13 चौके 52 बच गया 11, और 10 से 110 110 में आप भाग लगा दो 13 का, 13 7 91, 13 8 104, 6 13 पंजो 65, 13 का भाग भी जाता है, तो 5 का भाग भी जाता है, 13 का भाग भी जाता है, 19 का भाग 65 में ही नहीं जाता, तो डी ऑप्शन कट गया। तो केवल 5 और 13 से क्या होगा? विभाजित। ऐसे क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी रखना बंधु। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये तो देखो अपने आप में सूत्र खुल जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सूत्र खुल गया। और ये एक बार और जुड़ेगा और घटेगा, जुड़ेगा तब तो क्या आएगा बंधु? x प्लस से x माइनस वाई, लेकिन घटेगा तब देखो क्या आएगा? x माइनस एक्स प्लस वाई बन जाएगा अंदर वाला। ओके, ये आ गया आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके,
और इधर बनेगा आपके पास में 2x माइनस वाई। ओके, x से x कट गया और y सबसे पहले बाहर y दो ऑप्शनों में दिख रहा है। ओके, 2x माइनस वाई आएगा, ये पड़ा, और 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, पूरी समीकरण को एक्स वाई से गुणा कर दो, और इस समीकरण को मैं एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे वाले एक्स एक्स का भाग लगेगा तो 2y, और y का भाग लगेगा तो 3x से बराबर कितना आ जाएगा 9। और दूसरी समीकरण को भी मैं एक्स वाई से गुणा करूंगा तो ये 4y आएगा, कितना आएगा 4y आएगा। तो दूसरी समीकरण में कितना आएगा, दूसरी समीकरण में 4y प्लस 9x आएगा। ओके, बराबर 21 हो जाएगा, एक्स वाई से गुणा कर दिया। अब आप चाहो तो ऊपर वाली समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करके ले आओ, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बंधु तो ये हो जाएगा 4y प्लस 6x बराबर कितना 9 दूनी 18। समीकरण एक में से 2 घटा लो, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 4y से 4y तो, और ये 3x बराबर 3 आ गया। x बराबर 1 कहीं पे भी रख दो आप, इसमें रख दो ऊपर वाली में, तो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 में से 3 घटाओगे 6y इज इक्वल टू कितना 3, y का मान 3 है और x का मान 1 है, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4 होता है। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समीकरण के मूल कौन से होंगे, या तो रख के देख लो या बीच वाले पदों के टुकड़े कर लो। ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो तो 8 आ जाए और गुणा करो तो 33 आ जाए। मेरे बंधु 11 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 14 होता है, लेकिन गुणा करने पर 33 आता है। तो चिन्हों को चेंज कर दो, इसको माइनस का कर दो और इसको क्या कर दो प्लस का कर दो। ये 11x और 3x इसके टुकड़े हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस से ये 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस से 3x माइनस 33 बराबर 0। इस प्रश्न का एक अल्टरनेट तरीका ये भी है कि आप सीधा ए वैल्यू रख दो, जो संतुष्ट करेगी वही उत्तर होगा। हाँ जी, -3 कॉमन ले लेता हूं, तो -3 कॉमन ले लिया तो x से सॉरी प्लस का ही ले लेते हैं, क्यों माइनस का लेते हैं, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 11 बराबर कितना 0। x माइनस तो 11 आ गया और x प्लस कितना आ गया 3 आ गया, बराबर कितना 0। तो एक तो x बराबर 11 उत्तर हो जाएगा और एक x बराबर क्या होगा -3 उत्तर होगा। दोनों ऑप्शन होंगे, तो 11 प्लस का और माइनस का 3 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ए का मान, बी का मान और सी के मान दे रखे हैं। मेरे बंधु आपको एक सूत्र बताता हूं, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, एक सर्व समीकरण है, बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मेरे बंधु हमें इनका मान चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इस दो का क्या लगा देंगे, भाग। तो दो का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, तो 51 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, तो 50 माइनस 52 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 52 माइनस 51 का होल स्क्वायर, बट्टा में कर दूंगा कितना आपके पास में 2, तब जाके आएगा ये ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान। 51 में से 50 घटाया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, 52, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, और वो 1 का स्क्वायर के 1 6, 6/2 बराबर कितना आएगा आपके पास में 3 उत्तर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, 3 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और इन सभी को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपए में 5 संतरे की दर से बेच देता है। दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या जितने खरीदे सबको बेचा, सबको बेचा है तो इधर क्वांटिटी 5 से गुणा करके 15 20 बना लेंगे और इधर 4 से गुणा करके। तो मेरे बंधु ये बताओ कितनी क्वांटिटी लाया था 20, और इसने बेची भी कितनी है 20, लेकिन 5 3 15 रुपए तो इसके कॉस्ट आई थी और 4 चौके 16 रुपए इसकी सेलिंग हो गई। इस सौदे में इसको लाभ तो हो गया कितने रुपए का, 1 रुपए का, क्योंकि ये 15 रुपए में लाया था, इंटू 100 कर दो, 15 6 90 होता है, 10 में 2 बार और 15 में 3 बार, 6 से ही 2/3% का इसको क्या हो जाएगा लाभ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए की धनराशि पूरे पूरे वर्षों में ब्याज देगी। तो मूलधन कितना है 2600 रुपए, हाँ जी हाँ जी, दर कितनी है 36, 18 और 2 20/3 कितना 20/3 इंटू टाइम का पता नहीं है मेरे बंधु, 20/3 इंटू प्रतिशत का क्या लगाएंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 दूना 52, 520/3 गुणा टी है,
टी का मान क्या रखूं कि जो है वार्षिक दर से टी का मान क्या रखूं, वार्षिक दर से साधारण ब्याज है पूरे पूरे रुपए में आए, पूरे पूरे रुपए में आए, तो टी का मान कम से कम 2 रख दूंगा तो पूरा पूरा पॉइंटों में आएगा, 5 रखूंगा पॉइंटों में आएगा, 3 रखूंगा तो सही आएगा, 6 रखूंगा तो सही, लेकिन कम से कम पूछा है, इसका मतलब कितना 3। नेक्स्ट इसका, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 5% का मतलब होता है बंधु 1/20। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा है, 1/20 के हिसाब से यहां 20 मानो तो यहां भी 20 और यहां कितना 1। चक्रवर्ती ब्याज आपको 410 दे रखा है, वो किसके बराबर है, 20 20 40 और 1 41 के बराबर। और साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज तो कितना है 40 ही है। ये इधर 10 बार भाग जाएगा और 10 को 40 से गुणा करोगे तो 400 रुपए आएगा। कितना आएगा, 400 रुपए आ जाएगा साधारण ब्याज। अगला कह रहा है राम अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। राम की इनकम का 60% खर्चा कर देता है। इनकम 100 रुपीज है तो 60 रुपीज खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितनी 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है 115। खर्चा भी 5% बढ़ जाए मेरे बंधु, इसका 5% 3 रुपए होता है, 63 रुपए खर्चा करेगा। जो व्यक्ति 63 रुपए खर्चा करेगा उसकी बचत कितनी आएगी 2, 15, 5 में से 3 घटाया, हाँ जी, और 11 में से 6 घटाया कितना 5, ये लो, ठीक बात है। तो बताओ बंधु इसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ा है। सेविंग में तो वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने की हुई है 12 की, कितने पर 40 पर इंटू क्या कर दो 100, और 40 के 0 से 0 कट गया, 4 3 12, और 30% सेविंग में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। पी क्यू आर के अनुपात दे रखे हैं, ओके मेरे बंधु, और पी क्यू आर के अनुपात दे रखे हैं, तो पी की जगह तो अपन रख देते हैं 1, और क्यू की जगह 2 और आर की जगह 4, तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, ये देखो बंधु इस प्रकार का संगणक में भी पूछ चुका है, ध्यान रखना। 5 + 4 + 16, 16 और 4 20, और 20 और 5 25, और 25 का वर्गमूल कितना आया 5। इसको ऑप्शनों में भी रखना पड़ेगा, ऑप्शनों में रखेंगे तो क्यू का मान तो कितना रखेंगे 2, तो ये तो 4 देगा। ओके, ऑप्शनों में रखेंगे आर की जगह 4, तो 4 चौके कितना देगा 16 देगा। इसका मतलब ना तो ये 5 दे रहा है ना ये 5 दे रहा है। बंधु पी का मान 1 रखेंगे तो ये 5 देगा, ये ऑलरेडी 5 है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर इसका सी होगा, आप ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि ये तो अनुपात है, सब फॉलो कौन करेगा। बंधु इसका दूसरा तरीका बता देता हूं, ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। P बराबर अगर मैं मान लूं 1 है, कोई जरूरी है क्या, P बराबर है सपोज 2, तो Q बराबर कितना है 4 माना जाएगा, और R बराबर कितना 8, क्योंकि डबल डबल होंगे सब। अब बताओ प्रश्न क्या बनेगा हमारा, अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, अंडर रूट में 5 गुणा P स्क्वायर, 5 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। अब बंधु ये देखना आप कितना होता है 64 और 16 कितना होता है 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10, ये तो 10 आ रहा है। 10 वो दे देगा क्या क्यू का मान, क्यू का मान कितना रखूंगा, क्यू का मान 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 ही देगा, ये तो 10 नहीं देगा। ओके, आर का मान 8 रखूंगा तो 8 चौके 32 देगा, ये भी 10 नहीं देगा। हाँ जी, और ये तो 10 है ही नहीं, किसने बताया 5 चाहिए 10 चाहिए मुझे, और पी का मान 2 रखे और 2 रखेगा तो 5 दूनी 10 यही देगा, हर मौसम में यही अनुकूल रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा सी, ध्यान रख लेना। एक्स मान के एक और कर लो आप, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक्स डिग्री और वाई डिग्री के अंतर को बात कर रहा है। दो समांतर रेखाएं ए बी दे रखी है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने हुए ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है, ये बराबर होंगे, और ये 110 है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। कितना होगा 70 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। वाई का मान तो 70 डिग्री आ गया, चलो ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा मेरे बंधु, सुन मेरी बात है कि वो x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, एकांतर कोण है, और ये 60 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का योग 180 होना पड़ेगा,
तो इनका अंतर कितना आ गया 10 डिग्री, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज लास्ट टाइम ग्रेड थर्ड में भी आया था, ठीक है, लास्ट टाइम आया था मेरे बंधु ग्रेड थर्ड में, ओके। इस त्रिभुज के लिए काफी डेरिवेशन कई बार हो भी चुकी है, ठीक है। ये ए ले लेता हूं और ये बी ले लेता हूं, और रास्ते में कहीं ई भी आएगा और फिर डी भी आएगा, और लास्ट में डी के पास में कौन आएगा, सी। मेरे बंधु दो रेखाएं खींच रखी है, ये डी तो लंबवत है, चलो ठीक है, लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण तो हो ही गया, और ये ई आपके पास में ये रहा, ओके ई। ये अगला क्या कर रहा है, एबीसी खंड है, एडी लंबवत है बीसी, बिल्कुल दिख रही है, एडी लंबवत है बीसी, एई सी ए बी का कोण का द्विभाजक है, एई सी ए बी का सी ए बी का द्विभाजक है, मतलब द्विभाजक का मतलब ये होता है मेरे बंधु, जितना कोण ये है ना उतना ही कोण ये पूरा है। अब आपको दिख रहा लकम छोटा बड़ा है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आप, अगले ने कुछ कोण दे रखे हैं, सी पर 60 डिग्री दे रखा है, सी पर 60 डिग्री दे रखा है मेरे बंधु, और बी पर 40 डिग्री दे रखा है, तो 60 और 40 का योग कितना, 100, और 100 है तो मेरे बंधु जरा सुनना, 100 है तो मैं आपसे एक जानकारी शेयर कर रहा हूं ये कोण कितना होगा, ये द्विभाजक है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। अब मेरे बंधु सुन, ये अगर 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री है तो 80, तो ये कितना होगा 100, और ये 100 होगा तो ये इधर कितना होगा 80, और ये 80 होगा, ये 90 होगा, तो बंधु ये मात्र कितना बचेगा 10, और ये 10 बचेगा तो पूरा 40 था, ये कितना बचेगा 30। सब कुछ कोण आपके सामने आ गया। आपको क्या पूछा है, ए ई डी का मान, ए ई डी का मान कितने डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री। इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको, इस कोण की मान अगर आपको चाहिए ना, तो इन दोनों के आधे, इन दोनों के अंतर का आधा होता है, अंतर 20 है, इनका आधा कितना होता है 10, और ये कोण 10 मिल गया, ये 90 है तो ये 80 ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास में, ओके। हाँ जी, ये लास्ट टाइम बोनस भी गया था क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं बंधु, इसका मतलब सीधी सी बात है 3x - 10 ही बराबर होगा x प्लस किसके, 80 के। ये 2x बराबर कितना बचेगा 90, और x बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री, तो राइट आंसर x का मान कितना 45। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी की 4 भुजाएं, एक वर्त की स्पर्श रेखाएं, एक वर्त की स्पर्श रेखाएं, चतुर्भुज की 4 भुजाएं। देखो बंधु इनमें संबंध क्या होता है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं एक वर्त की स्पर्श रेखा है, ये ले चतुर्भुज एबीसीडी है, ये चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं एक वर्त की स्पर्श रेखा है, तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है AB प्लस CD। AB प्लस CD देख लो कहां है, AB प्लस CD ये रहा, AB प्लस CD, AB प्लस CD, ये बराबर होता है AD प्लस BC के, AD प्लस BC, AD प्लस BC ये रहा। राइट आंसर कौन सा होगा, B होगा। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको चेक करवा देता हूं मेरे बंधु। इसको x मानूंगा तो इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको y मानूंगा तो इसको भी y, क्योंकि समांतर वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये z तो ये भी z, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब मैं आपको एक बात बता दूं इन दोनों का योग क्या हो रहा है आमने सामने के का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा, और इन दोनों का योग क्या हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि AD प्लस BC ही बराबर किसके होता है, AB प्लस CD के बराबर होता है। आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में दोनों तरफ बराबर होता है। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, कुल संभव परिणाम। एक सिक्के को n बार उछालने पर टोटल संभव परिणाम 2 की पावर n होते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, टोटल कितने हो गए 16। लेकिन इनमें से अनुकूलतम घटनाएं कितनी होगी बंधु, अनुकूलतम घटनाएं अगर आपको निकलनी है, हाँ जी, ठीक 2 बार चित्त, ठीक 2 बार चित्त, ठीक 2 बार आपको चित्त चाहिए बंधु, ठीक 2 चित्त चाहिए। 4 बार उछालोगे तो 2 चित्त आ जाए, मान लो हेड आ गया, हेड आ गया, फिर टेल टेल आ जाए चाहे, ठीक है 2 चित्त चाहिए हमें, लगातार हो कैसे ही हो हमें कोई मतलब नहीं है। अब बंधु इनका रोटेशन घुमाते रहो आप। अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं कि पहले दोनों टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक 2 चित्त तो है, न कम है न ज्यादा है। बंधु इनका रोटेशन आगे पीछे घुमा दूं तो ये इस पहले वाले में H
टी को इधर ले आऊं और एच को उधर और टी को उधर लिख दूं, ठीक है, टी इधर आ जाए और दोनों एच बीच में आ जाए और टी आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, फिर ऐसे हो जाए तो कि टी एच ऐसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टी एच का कोई फॉर्मेट नहीं है। और बंधु टी टी एच का फॉर्मेट तो पड़ा है, किसका फॉर्मेट पड़ा है, टी टी एच का फॉर्मेट तो पड़ा है, ठीक है, दोनों टी सॉरी एक टी इधर आ गया, दोनों टी इधर आ जाए तो भी कोई दिक्कत है, इधर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल अनुकूल घटना कितनी हो गई आपके पास में, ये 1 2 3 4 5 हो गई। हाँ जी, और घटना देखनी पड़ेगी अपन को, और होगी। देखो बंधु एच एच आ गया, टी आ गया, ठीक है, और दोनों टी इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक काम करूं, इसको घुमा दूं तो चेंज हो जाएगा, देखना, इसको घुमा दूं इस वाले में, इसके लिए एक चीज और बोल दूं कि ये एच हो जाए, एच सॉरी एच एच और टी टी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, इसको घुमा दें, ये भी नहीं होगा। एक काम करें, टी को इधर ले आए, टोटल घटनाएं कितनी होगी, देखो बंधु इनका रोटेशन जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, इनका क्रम ऐसा होना चाहिए कि दोनों एच आ जाए, सॉरी देखो ऐसे लिखते हैं अपन, दो एच आ जाए और फिर दो क्या आ जाए, टी आ जाए, ठीक है। या फिर अब अपन एक एक टी को अंदर लाते हैं, एच टी एच और टी हो जाए, या फिर ये टी और इधर आ जाए, ठीक है, तो टी एच एच क्या आ जाए, टी आ जाए, ठीक है, ओके। फिर अपन एक काम करते हैं, दोनों टी को इधर लाते हैं, दोनों टी को इधर लाते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा एच टी टी एच हो जाएगा, ठीक है, एच टी टी एच हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, इस दोनों टी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा टी टी एच एच हो जाएगा, टी टी कितना हो जाएगा, एच एच हो जाएगा। देन इसके बाद में एक काम करते हैं, एक टी को इधर ले आऊं और एच को बीच में ले लूं, तो एक टी को इधर ले आऊं तो टी एच सॉरी टी एच हो जाएगा, टी एच कहीं नहीं है, एच टी है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इधर वाले नहीं, इधर वालों को फॉलो कर लेना आप, ठीक है, एक क्रम से चलना पड़ता है, अपन ने पहले जल्दबाजी में पहला लिख लिया, तो एक क्रम से चला तो टोटल 6 हो गए मेरे बंधु, और टोटल 6 हो गए तो अब मेरे को एक बात बताना, अनुकूल घटना कितनी हो गई, 6, अनुकूल घटना 6 और कुल घटना 16 है, तो 2 का भाग 3 बार और 2 का भाग कितनी बार, 8 बार, तो 3/8 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में क्या कह रहा है कि 15,400 रुपए है, 15,400 रुपए के वेतन को वर्त पर प्रदर्शित करने वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के लिए 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की राशि कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की राशि, बंधु पहले क्षेत्र निकालना पड़ेगा और वर्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, 22 7 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्षेत्र के लिए कितनी राशि प्रदर्शित होगी, तो 1,54,000 में सॉरी 15,400 में अपन भाग लगा देंगे 154 का, तो 1 सेंटीमीटर के लिए राशि कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 7 देशों के चाय के प्रति एकड़ मिलियन टन को दर्शाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 देशों का औसत प्रति एकड़ उत्पादन, ठीक है, और सबसे कम उत्पादन वाले 3 देशों का औसत प्रति एकड़, सबसे अधिक वाले 3 कौन से, सबसे अधिक वाले 3 मेरे बंधु ये हैं 300, 250 और 272, 300, 250 और 272, 300, 300 प्लस 250 प्लस 272, ओके, इनका औसत बटा 3 अनुपात। अब देखना आगे, सबसे कम उत्पादन वाले 3, सॉरी सबसे कम वाले 3 कौन से, सबसे कम वाले 3 है 82, 104 और 120, 82, 104 और 120, 82, 104 और 120 बट्टा कितना कर दो 3, सबसे कम और सबसे अधिक वाले, 3 से 3 तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ जी मेरे बंधु ये बताओ कितना होगा, 300, 200, 500, 500 और 200 कितना हो गया 700, 700 और ये हो गया 800, 822 हो गया, कितना हो गया 822 हो गया, ठीक है, 400, 300, 700, 822 हो गया, ये कितना हो गया 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 और 300, 306 हो गया, कितना हो गया 306, 2 से काट दूं मेरे बंधु, और 2 से काटूंगा तो 4 1 1 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 और बच गया कितना आपके पास में, ये सॉरी 2 एकम 2 और बच गया कितना 1 2 5 10 2 3 6, फिर 3 का भाग लगा दूं, 3 एकम 3 बच गया 1 3 3 9 और 3 7 21,
137, 3 5 15 और 3 एकम 3, 137:51 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करें, एक घनाभ के विकिरण की लंबाई दे रखी है, तीनों सिरों की लंबाइयों का योग दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है मेरे बंधु। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, उस पर आधारित है। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। विकिरण की लंबाई 28 दे रखी है, विकिरण होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना? 28। 28 का स्क्वायर 784 होता है, तब जाके क्या आता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 784, और इसको कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी, इसकी तीनों सिरों की लंबाइयों का योग 44 है, तो इधर 44 का क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर, और 44 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो मेरे बंधु 44 का स्क्वायर लिख देते हैं। 44 को 44 से आप गुणा कर लो, 4 चौके 16 और 1 17, 176, और ये हो जाएगा 176। ओके हाँ जी, 6 7 6 13, 8 और 1 9, और ये 1936 है। तो 1936 में से आप 784 को घटा लो, बराबर टीएस से आपको मिल जाएगा। ओके, 4 घटाया 2 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, और 8 में से 7 गया 1, 1152। 1152 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला 5, 0.5 घन मीटर के आयतन वाली एक सोने की चद्दर को पीटकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैलाना है। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, फैलाया गया। तो इस चद्दर की मोटाई क्या है बंधु? जो घन आकार, जो घन मीटर में जो आयतन है, वो आयतन है 0.5 घन मीटर। 0.5 मीटर क्यूब का जो आयतन है, वो एक चद्दर के रूप में फैल गया, जिसके आधार का क्षेत्रफल तो कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, इनटू इसकी मोटाई कितनी मान लेता हूं? डी मोटाई मान लेता हूं। ठीक है, डी मोटाई मान ली। बंधु एक बात ध्यान से सुनना, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके, 2 घात बच जाएगी। ओके, अब बताओ मुझे, ये आ जाएगा 0.5 बट्टे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा डी आ जाएगी इसकी मोटाई, और ये मीटर में आ जाएगी। सपोज किस में आ जाएगी? मीटर में। अब बंधु बताओ, मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0.5 के 10,000 लगा हुआ है, इंटू 100 करोगे, तब जाके ये सेंटीमीटर में इसकी डी आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अंकों बाद में पॉइंट लग जाएगा और खिसक जाएगा, तो D बराबर आएगी 0.005 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धवर्त का परिमाप दे रखा है। अर्धवर्त का परिमाप होता है बंधु पाई आर प्लस 2r बराबर कितना होता है? 36। अर्धवर्त की परिधि सिर्फ पाई आर होती है, r कॉमन ले लूंगा तो 22/7 प्लस 2 बराबर 36 है। r बराबर आ जाएगी 22 प्लस 7 दूनी 14 बट्टे कितना? 7 बराबर कितना? 36। 22 प्लस 7 14 कितना होता है? 36 से 36 कट गया, आर बराबर कितना हो गया? 7। आर बराबर 7 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 कितना हो जाएगा? 154। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत है ABCD, इस आयत में AE, EF, FG और GB ये सब बराबर है। तो बताओ बंधु, 1 2 3 4 भाग हैं, ये सब बराबर हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो EF आपके पास में है ना, EF का जो मान है, EF का मान है वो किसके बराबर होगा? AB बट्टा कितने के होगा? 4 के। 1 2 3 4 भागों के बराबर होगा। ओके, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 64 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा AD गुणा AB बराबर कितना दे रखा आपको? 64 दे रखा है। तो छायांकित भाग तो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, मेरे बंधु जरा सुनना आप, आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार, आधार इसका क्या है? EF है। क्या है? EF है। आधार तो EF है, और ऊंचाई इसकी क्या है? ऊंचाई इसकी वही है जो इसकी ऊंचाई है, CB। क्या है? CB है। ऊंचाई क्या है? CB है। मेरे बंधु बताओ, EF की जगह आप क्या लिख सकते हो? EF की जगह आप लिख सकते हो AB/4, और CB की जगह क्या लिख सकते हो? CB और D ये दोनों क्या है? बराबर है। CB और AD क्या है? बराबर है AD।
अब बताओ ए बी गुणा ए डी क्या है, ए बी गुणा ए डी कितना दे रखा है 64, तो 64 में 4 दूनी 8 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में कैसे, ऐसे कितने बहुभुज संभव है जिनमें प्रत्येक अंतः कोण एक पूर्णांक हो, जिनका प्रत्येक अंतः कोण एक पूर्णांक होगा, उनका प्रत्येक बहिष्कोण भी एक पूर्णांक होगा, और प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360/n। ये हमेशा किस में बिलोंग करना चाहिए, पूर्णांक में बिलोंग करना चाहिए, किसमें, पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब n के क्या क्या मान हो सकते हैं जिनका भाग 360 में जाए, n इसके भाजकों की संख्या, पूर्णांक के लिए 360 के भाजकों की संख्या, 360 के किसकी, भाजकों की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या, भाजकों की संख्या। 360 के भाजकों की संख्या निकालने का फॉर्मेट क्या होता है बंधु, देखना सुनना। 360 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, 2 का भाग 180, फिर 2 का भाग 90, फिर 2 का भाग 45, फिर 3 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, और 5 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो 360 के फैक्टर कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 गुणा, 3 की पावर 2 गुणा, 5 की पावर कितनी, 1। और भाजकों की संख्या निकालनी है आपको, तो घातों में एक एक जोड़ के क्या कर दो, गुणा कर दो, घातों में एक एक जोड़ के क्या कर दो बंधु, गुणा कर दो। आप भाजकों की संख्या निकालनी है आपको, भाजकों की संख्या, तो घातों में एक एक जोड़ के निकाल, भाजकों की संख्या, इसके भाजक अगर निकालने हैं तो 3 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1 कर दो। ओके, थोड़ा सा लेंथी % डाल दिया, ये 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24। लेकिन 24 में से, बट आपको पता है कि बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज जो होते हैं उनमें एक भुजा और दो भुजा नहीं होती, 1 का 2 का भाग इन 360 में जा रहा है, तो 2 घटाने पड़ेंगे, तो 24 में से 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, तो 22 बहुभुज संभव है, सीधा याद भी आप रख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपकी जो ये ग्रेड 3 की एग्जाम है इसके लिए प्रयास परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपना जो अपने आप पर विश्वास रखिएगा, जो आपने अब तक जो पढ़ा है उसका एक बार 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 रिवीजन अब कर दीजिएगा, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर दो, अनावश्यक कोई प्रश्न मिलता है तो समझ लो कि एग्जाम में ही नहीं आएगा। ओके, पुनः एक बार बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है, तो आपको पता है किसी भी यौगिक का जो स्वतंत्र रूप से कण विद्यमान रह सकता है वह होता है अणु। अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकते हैं, ठीक है, जिसमें यौगिक के समस्त गुण मौजूद हो। हाँ, अणु में यौगिक के समस्त गुण मौजूद होते हैं, उसको किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अणु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसको संतुलित, ये संतुलित समीकरण है, और ये जो संतुलित समीकरण है इसमें बताना है कि मेथेन के कितने मोल हैं जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त की जा सकेगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इस संतुलन से देखिए, मेथेन के 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, यानी 1 मोल अगर मेथेन का दहन होगा, 1 मोल मेथेन जलाई जाएगी, तो इससे कितनी प्राप्त होगी, 1 मोल CO2 प्राप्त होगी। अब हमें ये देखना है कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 2 से गुणा करोगे 32, 32 और 12 44, यानी हमें ये पता है कि 1 मोल मेथेन से 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो हमें क्या निकालनी, हमें निकालनी 22 ग्राम, 22 ग्राम मतलब 44 की आधी, और 44 की अगर आधी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 0.5 मोल जो मेथेन होगा, आधा मोल जो मेथेन होगा, इसके दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रक्रमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बताना कि इनमें से भौतिक तो कितने हैं और रासायनिक कितने हैं। तो देखिए, दहन, दहन जो है वो कैसा प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण, तो इसके लिए वर्मी मतलब जो किण्वन होगी, कंपोस्ट होगी जो सड़ेगी, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर आपसे कह रहा है कटे हुए सेव का भूरा होना, तो आपको पता है सेव के अंदर जो आयरन होता है वो रिएक्शन करेगा, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरना, इससे प्रकाश की किसी भी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये ऊर्जा है, रासायनिक संरचना है ही नहीं, तो ये भौतिक परिवर्तन है।
फिर अगला क्वेश्चन है नमक और शर्करा का जल में घुलना, तो मिश्रण बन रहे और मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन होता है। फिर है किण्वन, किण्वन आपको पता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने भौतिक हैं, भौतिक हैं 1 2, 2 तो भौतिक हैं और बाकी जो 4 हैं वो रासायनिक हैं, 2 भौतिक 4 रासायनिक, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। सुमेलित करना है, तो आपको पता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं, रंग उड़ाने में काम आता है, इसका मतलब ये तो सुमेलित है। दूसरा है, इसको आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसे ये खाने का सोडा होता है, तो ये भी सुमेलित है। तीसरा है, ये आपको पता है सोडियम कार्बोनेट और 10 दल के अणु हैं, डेकाहाइड्रेट है और इसको धावन सोडा कहते हैं, ये भी सुमेलित है। ये आपको पता है कैल्शियम सल्फेट और आधा जल का अणु है और ये फॉर्मूला होता है मतलब ये जो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का, कैल्शियम सल्फेट डाई, डाई नहीं भी ये हाफ मतलब आधा जल का अणु है, ठीक है। तो आधा जल का अणु तो डाई का मतलब तो डबल होता है, तो ये नाम भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया क्योंकि ये जिप्सम का नहीं है, किसका फॉर्मूला है, पीओपी का फॉर्मूला है। तो कौन सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो देखो कास्टिक सोडा NaOH प्रबल क्षार है, इसका पीएच मान 14 के लगभग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, दुर्बल है, पीएच मान 10 के समथिंग होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। जठरस का पीएच मान ये गलत है, जठरस का पीएच मान 1.5 से लेकर के 3 3.5 तक होता है क्योंकि यहाँ पर HCl होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, जबकि ये दुर्बल अम्ल को दर्शाता है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों पे विचार करना है और सही विकल्प कौन कौन से हैं ये बताना है, कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो आपको पता है जल की रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीजन जल के साथ जुड़ रही है, तो आपको पता है सॉरी आयरन के साथ जुड़ रही है, तो आयरन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और हाइड्रोजन से मतलब जल में से ऑक्सीजन निकल रही है तो जल का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो अब देखिए अपन बाकी के जो दिए गए विकल्प हैं उन पे बात करते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि आयरन धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पहला जो है वो सही है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जल अपचयित हो रहा है, ये भी सही बात है। जल अपचाय के रूप में काम कर रहा है, जल अपचायक नहीं भी, जल काम कर रहा है ऑक्सीकारक के रूप में, तो ये गलत हो गया। जल ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है, ये सही है। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी सी ऑप्शन जो आपका है वो सही उत्तर है। पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक आपको पता है यूरिया है, जो वोलर ने बनाया था। इससे पहले लोगों का मानना था कि कार्बनिक यौगिक केवल प्रयोगशाला में बनते हैं। कार्बन का उष्मागतिक रूप से स्थायी अपरूप जो है ये आपको पता है ग्रेफाइट है। फुलरीन में आपको पता है 20 वलय होती हैं 6 कार्बन वाली और 12 वलय होती हैं 5 कार्बन वाले। ये फुलरीन 60 की बात हो रही है, फुलरीन बहुत सारे प्रकार का होता है, यहाँ जो बात हो रही है फुलरीन 60 की बात हो रही है। और एथिलीन आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, एक प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। कार्बन का अक्रिस्टलीय स्वरूप, तो कोक कार्बन का अक्रिस्टलीय स्वरूप है, गैस कार्बन भी कार्बन का अक्रिस्टलीय स्वरूप है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और आजकल नया खोजा गया ग्रेफीन, ये सारे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। D2O, तो D2 का हमें पता है कि एक ड्यूटेरियम का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, तो 2 ड्यूटेरियम D2 का पूछा है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है। 2 ड्यूटेरियम है तो 2 दूनी 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 और 4 20। याद रखना H2O का पूछता तो 18 आ जाता। एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, तो आपको पता है अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या के कारण ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। तो रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, गलत बात है, क्योंकि रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं। समान भौतिक गुण द्रव्य, ये भी गलत बात है, क्योंकि भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ये सही बात है। भिन्न परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या सभी की सभी समस्थानिकों की समान होती है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है।
अंतः झिल्लिका तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सम्मिलित कोशिकांगों की बात कीजिए तो आपको पता है कि अंतः झिल्लिका तंत्र में चार कोशिकांग हैं जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं और चारों आपस में जुड़े होते हैं। इसमें अंतः पृथ्वी जालिका भी है, गोल्जिकाय भी है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नहीं है। अंतः पृथ्वी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, रसधानी, रिक्तिका, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर केंद्रक है और राइबोसोम है जो शामिल नहीं है, यहाँ पर राइबोसोम और केंद्रिका है जो शामिल नहीं है और केंद्रक भी शामिल नहीं है। आपको सुमेलित करना है तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है प्रकाश की मतलब प्रकाश शोषण करवाना। प्रकाश क्या होता है, केवल श्वसन सही रहेगा इसमें, शोषण करवाना, वायवीय श्वसन कह सकते हैं उसको प्रकाश शोषण की बजाय। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका का काम होता है निराविशीकरण और वसा और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करना। गोल्जिकाय का काम आपको पता है, गोल्जिकाय के वेसिकल्स के फटने से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। और इलियोप्लास्ट ये एक प्रकार का अवर्णीय लवक है, एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट हमें पता है 3 प्रकार के होते हैं जिसमें से वसा का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को इलियोप्लास्ट कहते हैं। तो ए में आ गया 4, बी में आ गया 3 और सी में आ गया 1 और डी में आ गया 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो है वो आपका डी ऑप्शन है। पादप उत्तक प्लांट टिश्यू जो कोशिकाओं के कोनों पर सेल्यूलोस और पेक्टिन निक्षेपित करता है, ठीक है। लचीलापन भी होता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो आपको पता है ऐसा कौन होता है, ऐसा कोलेनकाइमा होता है। सुमेलित विकल्प नहीं है। नेफ्रिड केंचुआ में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया, सही बात है। मेंढक में उत्सर्जी अंग किडनी होती है, मेंढक में प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होता। और कॉकरोच में मेलपीगी नलिकाएं होती है, मानव में भी वृक्क होते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेंढक में जो उत्सर्जी अंग है वो किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा होती है। कंडरा जो कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़ती है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, तो उनको आपको पता ही है कि उनको अपन लिगामेंट कहते हैं। स्नायु जो अस्थि को पेशी को मांसपेशी से जोड़ रही उसको अपन को पता है कि टेंडन कहते हैं और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। तो स्नायु और लिगामेंट कैसे टिश्यू है, तो स्नायु और लिगामेंट आपको पता है कि सघन नियमित संयोजी उत्तक है। पित्रस में क्या क्या होते हैं, तो पित्रस में पित्तलवण होता है, पित्तवर्णक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फोस्फोलिपिड्स भी होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते। पित्रस में एंजाइम होते ही नहीं है। पित्तलवण होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं ये नहीं भी होती। पित्तलवण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, पित्तवर्णक होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ये सही बात है। अब 127 का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हार्मोन्स दिए और उनके काम दिए सुमेलित करना है। तो ऑक्सीटोसिन अपने को पता है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय संकोचन उत्पन्न करता है। प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंडोस्र को प्रभावित करता है। प्रोजेस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। यानी 4 3 2 1 4 3 2 1 ये अपने उल्टा टिक कर दिया, इसको 4 3 2 1 करेंगे ना। तो 4 3 2 1 जो ऑप्शन है वो कौन सा मैच हो रहा है, वो ऑप्शन मैच हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। 4 3 2 1। स्मॉल पॉक्स आपको पता है चेचक को कहते हैं और चेचक जो होता है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है, वेरिओला वायरस। मीजल जो होता है वो आपको पता है कि जो रूबियोला वायरस होता है उसकी वजह से होता है और मार्बेली वायरस की वजह से भी होता है। जुकाम जो होता है उसके वायरस का नाम आपको पता है राइनो वायरस। चिकन पॉक्स छोटी माताओं कहते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो हो गया 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। एसोमेलित गैसीय जैव रासायनिक चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर बिल्कुल सही है, गैसीय जैव रासायनिक चक्कर होता है। अवसादी जैव रासायनिक चक्कर में 2 मुख्य एग्जाम्पल याद रखने, फास्फोरस और सल्फर चक्कर, ये भी सही है। विनाइट्री कारक मतलब जो नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, इसमें नाइट्रोबैक्टर, गलत बात। नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्री कारक जीवाणु है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्री कारक जीवाणु है। थायोबैसिलस, हाँ ये सही है। तो इसमें सी जो है वो असम्मिलित हो गया। मरोड़ पड़ना जो कन्वल्सन होते हैं वो आपको पता है विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी से होते हैं। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जिनको आपको फिजिक्स वाले सर समाधान प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। 131 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो क्या था,
कि गति के निम्न उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन, मतलब कि क्या पूछा गया है, दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर है, यह आपसे पूछा गया है, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन देखो, वर्ताकार पथ पर चलती हुई कार, क्या बात कर रहा है, ये वर्ताकार पथ है, उस पर कोई कार चल रही है, देखो इस बिंदु से ए से, और वो जैसे बी बिंदु पर पहुंच गई, तो आपसे पूछा गया कि इसमें दूरी और विस्थापन बराबर है या नहीं। देखो दूरी तो क्या है और विस्थापन क्या होता है। दूरी क्या होती है, जो पथ है उसका क्या है, अधिकतम होता है ए से बी, ये इसकी दूरी, और विस्थापन क्या है, सीधी दूरी है। तो जैसे मान ले ये क्या है, इसका व्यास है, और वो क्या है, अर्ध परिधि है, तो क्या है, ये बराबर नहीं है उसमें, जो वर्ताकार पथ में ये क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होता है। दूसरा, दोलन करता हुआ दोलक, यही बात क्या है, वर्ताकार पथ की तरह ही होता है। ये क्या है, आपका दोलक पथ है, और इसमें ये दोलन कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस यहाँ पर आ गया, मतलब कि क्या, दूरी तो चल रही है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का क्या होता है, अंतर होता है, जो न्यूनतम दूरी होती है। तो जैसे ए से स्टार्ट हुआ वो, और वापस ए पर आ गया, तो उसने दूरी तो चली है, लेकिन क्या, विस्थापन शून्य है, तो दूसरे में भी क्या होता है, ये बराबर नहीं है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, बात ये कि आगे वर्ताकार पथ वाली। डी में देखो, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, क्या है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, इसमें बराबर रह जाएगा। सीधी सड़क पर चल रही है कार, तो क्या है, उसमें दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित क्या है, ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ क्या है, सीधी रेखाएं हैं, किस में है, सीधी रेखाएं। आपसे पूछा गया है विराम अवस्था में पिंड या वस्तु की दूरी समय ग्राफ, कौन सा है, दूरी समय ग्राफ। विराम अवस्था में दूरी समय ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, सीधी रेखा होती है, ये भी बात सही बात है। देखना, विराम अवस्था में जो पिंड है उसके द्वारा तय की गई जो दूरी समय ग्राफ है, वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। आपसे पूछा है, सीधी रेखा ही होती है, ऋतु नहीं है, ये रिजु है, क्या है, रिजु रेखाएं, मतलब 180 डिग्री का कोण होता है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड और वस्तु का समय वेग समय ग्राफ, ये भी क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा होती है, ये भी क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा होती है, एक समान त्वरण के साथ, है ना, वेग समय ग्राफ है, तो ये भी क्या है, सीधी रेखा होती है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ये करोगे ना, किसका, पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, ये एक सरल रेखा नहीं आता है। डी देखो, विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ भी क्या होता है, एक सीधी रेखा ही होती है। वेग समय ग्राफ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ये सीधी रेखा आ जाएगी। तो ये क्या है, विराम अवस्था में वेग समय ग्राफ, देखिए इधर वेग आ जाएगा, इधर समय आ जाएगा, ये भी क्या है, डी वाला, ये भी सही है। तो क्या है, सिर्फ सी में क्या होता है, नहीं होता है, बाकी आपके सीधी सरल रेखाएं होती हैं, ए बी डी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका ए इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, एक सीमित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार के टुकड़े को इस प्रकार खींचा जाता है कि इसका व्यास आधा हो जाता है। देखो व्यास आधा हो गया, क्या हो गया, व्यास कितना हो गया, आधा हो गया। व्यास आधा होने का मतलब क्या होगी, उसकी त्रिज्या आधी हो गई। आर डेज कितना हो गया, R/2 होगा। अब देखना इसका प्रतिरोध, आप जानते हो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बटा A। उसकी त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल A ना, एरिया जैसे पाई R स्क्वायर था शुरुआत में, A डेज कितना हो जाएगा, पाई R डेज का स्क्वायर, डेज का मान रखोगे R/2 का 4, मतलब कि A/4। ये तो क्षेत्रफल। अब लंबाई की बात करेंगे। लंबाई क्या है कि आयतन समान रहेगा, क्या रहेगा, मैं लिख रहा हूं आपसे, आयतन समान रहेगा, इसमें रहेगा आयतन, इसमें समान रहेगा। तो क्या है, प्रारंभिक आयतन और बराबर क्या है, अंतिम आयतन, क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन।
प्रारंभिक आयतन कैसे लिखोगे, L इंटू एरिया, लंबाई इंटू एरिया, और अंतिम को अपन L डैश क्यों ना A डैश लिख सकते हैं। अब देखो A डैश हमें पता है कितना, A/4, तो कितना AL बराबर L डैश कितना था, L डैश हमें ज्ञात करना, और A कितना है, A/4 है। अब करोगे इसको, A से A कट गया, कितना आ जाएगा, L डैश कितना आ जाएगा, 4L आ जाएगा। लंबाई कितनी हो जाएगी प्रारंभिक की, कितनी, 4 गुनी। अब देखो 4 गुनी, अब 4 गुनी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध, नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। R डैश बराबर रो L डैश अपॉन A डैश, मान रख दो। L डैश का मान कितना है, 4L, A डैश का मान A/4, कितना हो जाएगा, 16 रो L बाई A। ये क्या था आपका, R था, 16 गुणा R, मतलब कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 16 गुना। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार आपको सीधा ही दे देता है कि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो क्या होगा, या बोल देगा कि उसकी त्रिज्या आधी हो जाए, लंबाई इतनी कर दी जाए, तब तो आप सीधा कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ क्या है, आधा, व्यास कितना कर दिया, उसका आधा कर दिया। अब व्यास आधा मतलब त्रिज्या, यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल से क्या है, तार है, चाहे उसकी लंबाई कितनी बढ़ा दे, आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन बराबर रहेंगे। तो ये कंडीशन लगाकर हम एक चीज निकाल लेंगे, एरिया नहीं पता हो तो एरिया निकाल लेंगे, और अगर लंबाई का नहीं पता हो तो लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे, और हमारे पास जो सूत्र है उसमें ये मान रख देंगे और लास्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। इधर तो दे रखे हैं विद्युत धारा के प्रभाव, और इधर इसके क्या है, उदाहरण दे रखे हैं। आपको पता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर युक्त कौन सी युक्ति कार्य करती है, फ्यूज तार करता है। क्या करता है, फ्यूज तार करता है। अब देखना फिर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी आधारित होती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इस पर आधारित होता है विद्युत लेपन। और प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होना चाहिए, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना V बराबर IR, और R बराबर क्या लिखते हो आप, V बटा I। V को क्या होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे क्या होता है, ये एम्पियर होता है। तो ये क्या है, विद्युत धारा का भी प्रतिरोध का मात्रक है। देखो A में 4, B में 3, C में क्या है 1, D में 2, 4 3 1 2, B ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 135, पृथ्वी के निकट ऐसा कौन सा ग्रह है। देखो पृथ्वी के निकट ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी विशेषता दे रखी है आपको, यह है पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके विपरीत दिशा में ये घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और दूसरी विशेषता और दे रखी है, सर्वाधिक चमकीला भी है। आपको पता होना चाहिए, कोई से भी देख लो आप, पूरब से पश्चिम की ओर कौन चक्कर लगाता है, जो उल्टा आपको पता है शुक्र। और यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है, ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला शुक्र ही है, जिसे आप सांझ का तारा, भोर का तारा ये भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी है। देखो कैसे भी घुमा सकता है पर्सन को, बस विशेषता देकर आपसे आंसर पूछ सकता है। अगर शुक्र ग्रह के लिए विशेषता पूछे तो वो भी पूछ सकता है कि आपके ऐसा कौन सा ग्रह है जो क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। या शुक्र ग्रह के बारे में पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह घूर्णन किस ओर गति करता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक संवृत्तर का आवर्तकाल दे रखा है 0.05 सेकंड है, उससे उत्पन्न तरंग दैर्घ्य की क्या है, तरंग दैर्घ्य दे रखा है, और उसकी तरंग की चाल हम जानते हैं। देखो क्या होता है तरंग की चाल, v बराबर आप लिखते हो n लेमडा। देखो n क्या होता है, आवर्ती है, n क्या है आवर्ती, और लेमडा क्या है तरंग दैर्घ्य है। लेमडा क्या है तरंग दैर्घ्य। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आवर्तकाल दे रखा है। आवर्ती अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा बट्टे टी क्या होता है
आवर्ती क्या होता है, आवर्तकाल का इस व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो क्या होता है, लेमडा आपको दे रखा है कितना, 16 मीटर, और ये दे रखा है 0.05 सेकेंड। सोल्व करोगे आप, भाग लगाओगे, आ जाएगा 320 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 320 प्रति मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी है। एक दे रखा है, देखो, जब किसी वस्तु को अवतल लेंस, कौन सा है, अवतल लेंस के समकक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा। भाई वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब देखो अवतल लेंस के लिए एक ही चीज होती है, चाहे आपका बिंब कहीं पे रखा हो, लेकिन अवतल लेंस क्या करेगा, प्रतिबिंब उसके लिए आभासी बनेगा, प्रतिबिंब उसके लिए सीधा भी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये याद रखना आप, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, चाहे कहीं पर भी स्थित हो, हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा ही बनता है उसका बिंब। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखो, आपसे स्तंभ फर्स्ट और सेकंड केपलर के नियम पता होने चाहिए आपको। देखो इस प्रकार, इस पर आधारित क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। केपलर का प्रथम नियम, जिसे कक्षा का नियम भी बोलते हैं, क्या है, क्या बताया था केपलर ने कि जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम केपलर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं, क्या कहता है कि जो भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। समान समय अंतराल में क्या करते हैं, समान क्षेत्रफल बनाते हैं। तो इसको क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करती है। अगला केपलर का तृतीय नियम, जिसे आवर्तकाल का नियम भी कहता है। इसके अनुसार कि किसी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसका आवर्तकाल टी का स्क्वायर होता है, वो उसके दूरी के क्या होते हैं, घात 3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। कैसी होती है, आवर्तकाल होता है उसकी दूरी की घात के, दूरी के क्यूब के समानुपाती होती है। तो आवर्तकाल। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, वो पालन करती है। व्युत्क्रम नियम का क्या करती है, वो पालन करती है। तो ये आपको क्या थे, ये सिंपल थे और मैंने क्या बता दिया, इसमें नियम भी बता दिए कि क्या क्या इसमें शामिल है। देखो प्रथम नियम कक्षा का नियम, द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम, तृतीय नियम आवर्तकाल, और ये क्या है, व्युत्क्रम नियम, या इसको बोलते हैं ए बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या द्वितीय नियम क्या होता है, dA बटा dt भी बोलते हैं। और केपलर का प्रथम नियम दीर्घवृत्ताकार कक्षा का नियम है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट, मतलब कि क्या, बैरोमीटर है उसके पाठ्यांक हम देख रहे हैं, उसमें अचानक गिरावट हो रही है, मतलब कि क्या, वायु दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वायु दाब में कमी होने का मतलब कि वहां पे कोई तो आंधी या तूफान आने की संभावना है, आंधी या तूफान आने की संभावना है। मतलब कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में वायुमंडल कम हो रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। तो वायुमंडलीय दाब का मतलब वहां पर क्या हो रहा है, तूफान आने की संभावना है। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब कि आपसे सत्य कथन पूछा गया है। सत्य कथन में देखो, पारे में ऊष्मा संचरण चालन विधि द्वारा होता है, सही बात है। पारे में ऊष्मा संचरण किसके द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा ही होता है। दूसरा, ये भी सत्य कथन है। दूसरा, मोटर कार में उपस्थित शीतलन यंत्र रेडिएटर होता है, वो संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बात सही है, संवहन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। सी दे रखा है, विकिरण विधि से ऊष्मा संचरण में, देखो विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण हो रहा है, माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती है। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है, तो ये सी ऑप्शन गलत है। अगला देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, समान ताप है। यह भी बात सही है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पैमाना और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पैमाना क्या होता है, उस पर तापमान का मान समान रहता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 A B D सही है और C गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही इसका राइट है।